गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आप लोग नमक का दारोगा ये पाठ पूरा पढ़ लिया था और इसके प्रश्न उत्तर बताने थे। बता चुकी हूँ मैं। अगर प्रश्न उत्तर बता चुकी हूँ तो नया लेसन आज पढ़ेंगे कबीर पद्य भाग में। और अगर नहीं पढ़ा, नहीं क्वेश्चन आंसर नहीं बताया तो मुझे बता दो एक बार, क्योंकि शायद साइंस कॉमर्स वालों को करा दिए। 11th साइंस आप लोग बताओ, नमक के दारोगा के क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिए या नहीं? ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं नमक का दारोगा के क्वेश्चन आंसर, फिर नया लेसन पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो ये तो आप सभी जानते हैं, कहानी में कौन सा पात्र आपको प्रभावित करता है? वंशीधर का। तो आप बता देंगे कि कहानी में मुंशी वंशीधर का पात्र जो है वो हमें सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वो एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और बहुत ही दृढ़ निश्चयी वाला व्यक्ति है। वो ईमानदारी से अपना कार्य करता है। भ्रष्ट लोगों के बीच रहते हुए भी वो ईमानदारी दिखाता है और पंडित अलोपी दीन द्वारा दिए गए पैसों के ऑफर को वो ठुकराता रहता है और अपने काम कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। तो इस प्रकार मुंशी वंशीधर का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, पात्र है, वो हमें बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, क्योंकि उसका पात्र एक प्रेरणादायी भी है, लोगों के लिए, समाज के लिए एक संदेश भी देता है, इसलिए। ठीक है। दूसरा है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर कर सामने आते हैं? कौन से दो रूप आपको देखने को मिलते हैं? तो पंडित अलोपी दीन का एक रूप तो हमें नजर आता है जिसमें वो बहुत ही गांव का जाना माना, प्रतिष्ठित और बहुत ही रुतबे वाला अमीर जमींदार है ना, जिसमें वो इसके साथ साथ वो भ्रष्ट भी है। वह गलत तरीकों से पैसा कमाता है और इसके लिए वो उसकी उच्च अधिकारियों तक पहुंच है और उसने सभी को खरीद रखा है, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक ऊपर तक उसकी पहुंच है, जिसके बल पर वो भ्रष्ट कार्य करता है। ठीक है ना, एक पक्ष तो ये है। और दूसरा पक्ष हमें उसका उभर के सामने आता है जिसमें वो एक उदार और एक बहुत ही भावुक इंसान के रूप में भी नजर आता है। कब? कहानी के एंड में, कि जब वो अपने पैसे के दम पर, अपने रुतबे और अपने सोर्सेस के दम पर वो केस भी जीत जाता है और भ्रष्टाचार से मुक्त भी हो जाता है, और यहाँ तक कि वो वंशीधर की नौकरी भी खा जाता है, नौकरी भी उसकी बर्खास्त करा देता है। लेकिन फिर भी वो उसकी कर्तव्यनिष्ठता और ईमानदारी, सच्चाई से प्रभावित होकर उसको अपने यहाँ ही स्थायी मैनेजर के यहाँ नौकरी रखता है और उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं देता है, जिससे पता चलता है कि वो उसके दिल में भी दया या कह सकते हैं उदारता की भावना है। तो एक तो हो गया भ्रष्ट और दूसरा हो गया उदार, है ना, बहुत ही उदार है। तो ये दो उसके कैरेक्टर की विशेषताएं आपको बतानी है कि एक, यानी कहानी के स्टार्टिंग में तो वो एक भ्रष्टाचारी और अमीर जमींदार के रूप में सामने आता है, और कहानी के क्लाइमेक्स में, एंड में, वो एक उदार और सच्चाई की इज्जत करने वाला, ईमानदारी की इज्जत करने वाला, उदार हृदय व्यक्ति के रूप में नजर आता है। ठीक है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किन सच्चाइयों को उजागर करते हैं। अब इसमें 3 टॉपिक दिए हैं, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़। इन तीनों के बारे में कहानी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि हाँ, वाकई ये समाज की ये सच्चाई पेश करते हैं। जैसे वृद्ध मुंशी के संदर्भ में बताएंगे कि वृद्ध मुंशी जो है, कहानी में जो ये पात्र है,
वो वाकई एक पीड़ित कह सकते हैं कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का पिता है, जो अपने बेटे, जो गरीबी परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, और वो अपने बेटे को समय के अनुसार चलने की सीख देता है और कहता है कि जैसे भी हो इनकम बढ़ाओ। तो ये वाकई सच्चाई है। समाज में वो जो कठिनाइयों से जूझ रहा है, वो चाहता है कि पैसा आए, कैसे भी आया जाए। और इसके अलावा वो अपने बेटे को जो है वो ये बताना चाहते हैं कि तुम्हें समाज में अपने ओहदे पे ध्यान नहीं देना, नौकरी पे ध्यान देना है। तो ये जहां उनके डायलॉग आए हैं, वहां से कोई 2-3 लाइन लेकर आपको बताना है कि वाकई ये एक ऐसे व्यक्ति की समाज में पीड़ा उजागर करते हैं जो बेबस पिता है, लाचार है, मध्यम वर्गीय है। वो चाहता है कि उसकी बेटियों का विवाह हो जाए, शादी, घर में कर्जा है वो कर्जा उतर जाए, बेटा जो है वो अच्छी नौकरी मिल जाए, और नौकरी भी ऐसी जिसमें वो ऊपर से कमाई भी कर सके। तो ये सच्चाई है ना। दूसरा, वकील के संदर्भ में बताना है कि आजकल के जो वकील होते हैं वो भी भ्रष्ट और घूसखोर होते हैं, क्योंकि जब पंडित अलोपीदीन पकड़ा जाता है तो वो ये सोचते हैं कि आखिर ये पकड़ा कैसे गया। मतलब उनको ये नहीं है कि पकड़ा गया तो अच्छा है, वही कह रहे हैं ये पकड़ा कैसे गया, ये छूटा क्यों नहीं, मतलब ये बचे क्यों नहीं, शिकंजे में आए कैसे। और दूसरी बात, वकील जो है वो भी गलत पैसों के चक्कर में अलोपीदीन की गलती होते हुए भी उसको बचाने की पुरजोर कोशिश करते हैं, और आखिर में वो उसको क्या करते हैं, जिता ही देते हैं, केस जिता ही देते हैं। तो ये भी सच्चाई है कि वकील लोग भी भ्रष्ट हैं, वो भी भ्रष्टाचारियों के साथ मिले हैं और ईमानदारी का साथ नहीं देते, वे लोग भ्रष्ट लोगों के साथ हैं। ये भी समाज की एक सच्चाई है। और तीसरा है शहर की भीड़। तो शहर की भीड़ में बताएंगे कि शहर की भीड़ जो होती है वो तमाशबीन होती है, वो तमाशा देखती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में क्या है, वो सिर्फ तमाशा देखती है। क्योंकि जब अलोपीदीन है, अलोपीदीन की जब पकड़ा जाता है और उसको हाथकड़ी डाल के ले जाते हैं, तो पूरी की पूरी शहर की भीड़ उमड़ आती है, कोई दीवारों पे, कोई छतों पे, सब, और सबकी निंदाएं चालू हो जाती है, सब आलोचनाएं। ऐसे कोई अलोपीदीन के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन जब वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है तो सब उसकी निंदा करने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं। तो शहर की, और फिर दूसरी तरफ जब मुंशी वंशीधर जो था, वो जब उसको जब हार जाता है केस, तो भी लोग उसको व्यंग बाणों से घायल करते हैं, कह सकते हैं ना। देखो, मैं तो इसमें भी भीड़ का 2 जगह आया है। एक तो ये वाला दुनिया सोती थी, पेज नंबर 11 पे है ना, दुनिया की जीव जागती थी, संसार है ना। मतलब अलोपीदीन जब पकड़े गए तो सारे यही बोल रहे पापी का पाप कट गया, और जैसे मानो ऐसे सब बुराई कर रहे थे, जितने भ्रष्ट लोग थे वो भी उनकी बुराई कर रहे थे। तो ये तो शहर की भीड़ जो है उनका काम ही यही है। और दूसरी बात, हाँ, जब वंशीधर अदालत से हार गए अपना केस और निकले, तो उनके ऊपर व्यंग बाणों की बौछारें होने लगी। तो इस तरीके से शहर की भीड़ भी तमाशा देखती है और लोगों की हाँ में हाँ मिलाती है। फिर है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी की। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा है? क्योंकि जैसे पूर्णमासी का चांद एक ही दिन पूरा रहता है और बाकी धीरे घटते 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 वो बिल्कुल खत्म हो जाता है अमावस तक, वैसे ही सैलरी जो होती है, मासिक वेतन, वो पहली तनख्वाह पहले दिन तो बहुत ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन दिन बीतने के साथ साथ वो घटते घटते बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्या आप पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? आप पिता ने जो ये बात कही है कि भाई सैलरी से कुछ नहीं होता, ऊपरी इनकम भी होनी चाहिए, तो इसमें आपको अपने विचार रखने हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है नहीं पिता जो कह रहे हैं वो सही है, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं पिता सही नहीं कह रहे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो वो आप अपने हिसाब से लिखें, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है कि नहीं हम पिता के इस वक्तव्य से सहमत नहीं है, क्योंकि पिता को चाहिए कि अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा दे, कि जितनी इनकम है उतने में काम चलाए, लेकिन उसे गलत कार्य के लिए कभी प्रेरित ना करे, क्योंकि पिता का काम हमेशा बेटे को सही मार्ग
दिखाना है। ठीक, आप ये लिख सकते हैं। नमक का दारोगा कहानी के दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। अब ये दो अन्य शीर्षक तो आप लोग मुझे टाइप करके दो, बताओ मुझे कि क्या हो सकते हैं। नमक का दारोगा ना होता तो हम और दो कौन कौन से इसके शीर्षक रख सकते थे, बताइए। चलो आप लोग बताओगे, फिर मैं बताऊंगी। हाँ, बहुत सारे आंसर आए हैं। भ्रष्टाचार, धन पर धर्म की जीत, किसी ने अलोपीदीन, किसी ने वंशीधर, ऐसे लिखा है। तो नमक का दारोगा कहानी के अलावा इस पे हम ये भी लिख सकते हैं, धन पर धर्म की जीत या धर्म की जीत, है ना, या ईमानदार वंशीधर, है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। तो वैसे ये वाला ज्यादा सही है, धन पर धर्म की जीत, है ना। और ये आधार भी स्पष्ट करना है आपको। आधार इसलिए क्योंकि कहानी में धर्म और धन की लड़ाई दिखाई गई है, जिसमें धन एक बार जीतता भी है लेकिन आखिरकार उसको झुकना पड़ता है धर्म के आगे, और वह झुकता है। तो इसलिए यहाँ पर धर्म की ही जीत होती है। तो ये शीर्षक। और ईमानदार वंशीधर भी आप लिख सकते हो कि ईमानदार वंशीधर जो करेक्टर है, मुख्य पात्र है, वो बहुत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ है। वो अपने कर्तव्य निष्ठा से भ्रष्ट अलोपीदीन का हृदय परिवर्तन करने में भी सफल रहता है। तो इसलिए ये दोनों ही शीर्षक उपयुक्त है। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखो। कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते। तो कहानी के एंड में अलोपीदीन वंशीधर को अपने यहाँ स्थायी मैनेजर बनाता है। उसको बहुत सारी सैलरी के अलावा सुख सुविधाएं, नौकर चाकर, बंगला, घोड़े, गाड़ी सब देता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तर्क देना है आपको। तो आप बता सकते हैं कि इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि अलोपीदीन ने देखा कि वो अभी तक जितने लोगों से घिरा है वो सारे ही भ्रष्ट थे। तो उसको लगा कि वाकई मेरे पास भी जो इतना धन है, ये सारे भ्रष्टाचारी तो कभी भी मेरा साथ छोड़ सकते हैं किसी और के लालच में आकर। तो मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो वाकई मेरे धन की रक्षा कर सके। तो इसलिए हो सकता है उसने, या कह सकते हैं कि हम वो मुंशी वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा से, उसकी ईमानदारी और सच्चाई के आगे हार गया। उसका हृदय जो था अपराध बोध से भर गया। उसको ग्लानि हुई कि मैंने वाकई इतने अच्छे आदमी को नौकरी से निकाल दिया। तो इसका पश्चाताप करने के लिए उसने उसको वापस नौकरी पर अपने यहाँ रखा और उसको अनेक सुविधाएं दी। ठीक, और अगर आप होते इस कहानी का अंत किस प्रकार करते, तो हम भी कहानी का अंत इसी प्रकार करते। क्योंकि कहानी का अंत अगर हम दुखद करते, नहीं उसकी नौकरी चली गई, वो बेचारा दर दर भटकता रहा नौकरी के लिए और कहीं उसको नौकरी नहीं मिली, तो दुखद अंत होता, तो लोगों का ईमानदारी सच्चाई पे से विश्वास उठ जाता। तो इसलिए हम भी कहानी का अंत इसी प्रकार करते। और इससे क्या हुआ, पंडित अलोपीदीन की छवि सुधर गई लोगों की नजरों में, और दूसरा उसको अपनी कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी का परिणाम भी मिला, क्योंकि अच्छाई का फल अच्छा होता है। तो इसलिए उसको अच्छा परिणाम मिलना जरूरी था। ठीक है, अब है पाठ के आसपास। आपको ये 6 प्रश्न तो करने ही करने हैं कॉपी में, और ये जो 8 पाठ के आसपास है, इनमें से कुछ एक मैं हटा दूंगी। दरोगा वंशीधर गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित अलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? अब बताओ।
क्या ये सही था? पंडित अलोपी दीन के यहाँ उसने नौकरी करना स्वीकार कर लिया, उसने मना क्यों नहीं किया? उसने स्वीकार कर लिया, तो क्या ये सही था? तो आप कहेंगे हाँ ये सही था, क्योंकि ऐसा करके वो, एक तो उसको जरूरत थी परिवार में, उसको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, कर्जे उतारने के लिए नौकरी की जरूरत ही थी। दूसरी बात, उसको लगा कि अगर वो अलोपी दीन के साथ रहेगा तो वो उसको और अधिक भ्रष्टाचार करने से रोक सकेगा और उसको सही मार्गदर्शन दे सकेगा, क्योंकि अब तक अलोपी दीन को किसी ईमानदार व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा था। तो इसलिए उसका ऐसा करना उचित ही था, ठीक है ना? क्योंकि अगर वो अपनी ऐठ में नहीं लेता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए आपके यहाँ नौकरी, और अपनी ऐठ में रहता, तो क्या होता? घर का कर्जा बढ़ता रहता, घर में उसके घर वाले उसको कोसते रहते, वो दिन रात परेशान रहता, सरकारी नौकरी कहीं मिलती नहीं, तो इस तरीके से वो जिंदगी भर दुख उठाता। तो इसलिए उसका ऐसा करना उचित ही था। और आप उसकी जगह क्या होते तो क्या करते? आप होते तो हम भी वही करते जो उसने किया, ठीक है ना? क्योंकि जरूरत तो सबकी है, ठीक है। फिर अब सेकंड क्वेश्चन देखो, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? अब ये भी आप मुझे टाइप करके दो। वर्तमान समय में ऐसी कौन सी पोस्ट या ऐसे कौन से पद हैं जहां पर बैठकर ऊपरी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है और लोग सोचते अरे यहाँ नौकरी मिल जाए तो ऊपर की कमाई खूब होगी। चलो बताओ मुझे जरा 2-4 पोस्ट या पद बताओ, आप लोग टाइप करके बताओ। पुलिस तो मतलब भ्रष्ट ही है, पुलिस ईमानदार कभी हो ही नहीं सकती है ना, चालान काट देंगे, चौगुना पैसा ले लेंगे, है ना? भ्रष्ट है पुलिस तो। देखो क्या छवि बनी है हमारी। और बताइए, कस्टम इंस्पेक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर भी भ्रष्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, डॉक्टर भी भ्रष्ट होते हैं बहुत। लेकिन डॉक्टर जो है, और एडवोकेट, कस्टम इंस्पेक्टर, एडवोकेट, कस्टम इंस्पेक्टर बताया, ठीक है। हाँ ये भी है, कस्टम से अपना माल छुड़ाने के लिए लोग देते हैं। लेकिन भ्रष्ट ज्यादातर कहाँ मिलते हैं समाज में, जहाँ पे आप ज्यादातर रिश्वत देते हैं? तो पुलिस तो है ही, और है आरटीओ में, जहाँ बहुत भ्रष्ट होते हैं। आधे लोगों को गाड़ी चलानी नहीं आती, फिर भी वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं पैसा ले देके। तो आरटीओ ऑफिस है ना, पीडब्ल्यूडी, जेडीए, और भी कई हैं। वैसे तो हर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नाउ टाइम एवरीवन इज करप्ट। पॉलिटिकल पार्टी भी, हाँ ठीक है, सही कह रहा है, सारे ही करप्ट हैं आज के जमाने। और पॉलिटिकल पार्टी तो है ही, पैसा कमाते हैं खूब। तो कोई भी आप लिख देना, सारे ही सही हैं आपके। तो जो ये है इनमें से कोई 2-3 पद आप लिख देना। 3 पदों पर आने के लिए लोग बहुत लालायित रहते हैं ताकि खूब अच्छी ऊपरी कमाई हो सके। तीसरा पद है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ये छोड़ देना, ये मत करना। हालांकि इसके अंदर करना क्या था कि आपको ऐसा कोई तर्क रखना है कि आपको लग रहा था नहीं ये वाकई सही हो रहा है, और आपका भ्रम जो था वो आगे चल के डाउट आपका सही निकला कि हाँ मैं सही डाउट कर रहा था। तो ये छोड़ दो। आपको अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आता है तो आप कर सकते हो। जैसे मुंशी वंशीधर को रात के समय गाड़ियों की जाने की आवाज लगी, तो उनको लगा इतनी रात को गाड़ियां आ रही हैं तो जरूर इसमें कोई संदेहास्पद बात है, जरूर कोई इसमें गड़बड़ है। तो उसने जाकर चेक किया, और जब उसने गाड़ी अपनी घोड़े पे सवार होकर गया और गाड़ियों को चेक किया तो वाकई नमक जो था वो गैर कानूनी रूप से बाहर जा रहा था। तो उनका तर्क जो था उसने उनके भ्रम को पुष्ट कर दिया। तो ऐसे ही आपको कोई अनुभव देना है, लेकिन अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं करना। तो तीसरा क्वेश्चन काट दो, ठीक। चौथा है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में गई थी, अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। अच्छा ये बात तो उन्होंने कही कि बेटा जो था वो
पढ़ना लिखना सब अकारत गया, मतलब जब नौकरी चली गई तब उन्होंने कहा। तो आपको बताना है कि जब एक दो बातें पूछी हैं, तीन बातें, कि जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, कि आपकी पढ़ाई लिखाई आपको लगा बेकार है, या जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, या फिर पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता या शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? तो देखो, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, ये आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर बताना है कि जब आप बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच गए या आपको कोई काम था, लेकिन वहां से भी आपको अपना अनुभव बताना है कि कोई, जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई व्यर्थ गई, कि हम ऊंची ऊंची डिग्रियां ले लेते हैं, खूब पढ़ाई कर लेते हैं, मेहनत से पास हो जाते हैं, और पता चलता है नौकरी पे गए तो पता चला कि आपसे कम एजुकेटेड जो है वो सोर्स या पैसे के बल पर नौकरी पा गया, और आप नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो आपको लगता है पढ़ना लिखना सब बेकार है, कोई मतलब नहीं आज के समय में, है ना? ठीक है, ये बता सकते हैं। और फिर है, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, कि आपको लगा हो कि वाकई आपका पढ़ना लिखना सार्थक है, तो इसमें आप अपना अनुभव बता सकते हो कि पढ़ने लिखने से वाकई मनुष्य जो है वो संस्कारित होता है। बेशक उसको नौकरी ना मिले या उसको बहुत संघर्ष करना पड़े, लेकिन पढ़ने लिखने के साथ साथ जो उसके अंदर संस्कार आते हैं, जो अच्छाइयां आती हैं, जो गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वो जीवन में अच्छा व्यक्ति बनता है, तो उसको लगता है कि जो भी हो, मेरी अच्छाई मेरी ईमानदारी तो मेरे साथ है, समाज मेरे साथ हो ना हो, मेरे अंदर तो संस्कार हैं, तो तब लगता है पढ़ाई लिखाई हमारी सार्थक है, बेकार नहीं गई। ठीक है ना? और पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, साक्षरता या शिक्षा? साक्षरता का मतलब होता है अक्षर ज्ञान। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं होता कि आपको साइन करना आ गया, आपको क ख ग पढ़ना आ गया, आप न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए तो आप पढ़े लिखे हो गए, ऐसा नहीं है। शिक्षा, शिक्षा जो है, तो यहाँ पढ़ना लिखना को यहाँ पर शिक्षा के सेंस में लिया गया है, और दोनों को हम एक समान नहीं मानते, क्योंकि शिक्षा जो है वो विभिन्न, उसका रूप बहुत व्यापक है, शिक्षा का रूप व्यापक है। शिक्षा में हमें सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं आता, हम और भी कई चीज सीखते हैं, हम टेक्निकल चीज भी सीख सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त करके ही, शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, चाहे वो किसी भी अलग अलग क्षेत्र में। बहुत से लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन शिक्षितों से ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास अनुभव होता है। तो शिक्षा तो आपको मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है, और साक्षरता सिर्फ आप लिख पढ़ सकते हैं। कबीरदास जी थे, वो अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी ज्ञान की बातें कही, इतनी शिक्षा उनको कहाँ से मिली? गुरु के ज्ञान से या अनुभव से, अपने अनुभवों से। तो हम इन दोनों को समान नहीं मानते, लिख सकते हो आप। ठीक है। पांचवा है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य में समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है? तो यहाँ पे समाज में लड़कियों की यही स्थिति की वास्तविकता है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियां जो हैं वो जब बड़ी होने लगती हैं तो पूरे परिवार को उनकी शादी ब्याह करने की चिंता सताने लगती है। उनको लगता है लड़कियां बोझ हैं, ये हमारे घर कब तक रहेंगी, जल्दी से जल्दी इनका विवाह कर दें और ये अपने घर जाएं। तो ये समाज की उस मानसिकता की ओर संकेत करती है जहां आज भी समाज में इस लड़कियों को बोझ माना जाता है और उनकी जल्दी से जल्द विवाह करके उनके घर भेजने की चिंता की जाती है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा है घास फूस की तरह बढ़ती चली, जरा सी बड़ी हुई नहीं चिंता सताने लगती है। छठा प्रश्न छोड़ दो आप, क्योंकि इसमें लिखा है अपने आसपास अलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखिए। अलोपी दीन जो था उसने ऐसा कर्म किया था क्योंकि उसने पुलिस के पंजे में नहीं आया था, गलत काम करके भी वो पुलिस के शिकंजे से बच गया, पंजे में आ गया था लेकिन बच गया, है ना? तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि अलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर हमें भी गुस्सा आएगा कि वो अपने पैसे के बल पर हर जगह बच जाता है, और एक बार कानून के शिकंजे में आ गया तो हम यही सोचेंगे कि अब की तो उसको अच्छे से कानून जो है वो सबक सिखाए। ऐसे करके, वैसे ही करना नहीं है आपको, ये भी काट दो।
तो तीसरा और छठा मैंने कटवा दिया, सिर्फ इसमें पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा कर लेना, ठीक है ना। तो 6 ये और 4 ये, टोटल 10 क्वेश्चन आंसर हो गए। ये आपको करने हैं। समझाइए तो जरा, ये समझ लो लेकिन करना नहीं है, करेंगे नहीं। नौकरी में ओहदे की ओर, इसमें समझाइए तो जरा में मतलब आपको स्पष्ट करना है, जैसे भाव स्पष्ट करते हैं, कथन स्पष्ट करते हैं, तो इन कथन को आपको स्पष्ट करना है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ये मुंशी वंशीधर के पिता का कथन है, और वो कह रहे हैं नौकरी में पद का ध्यान मत देना कि छोटा पद है या नीचे पद पर काम करो, तुम तो देखना कमाई अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मलंबनी अपना सहायक था। ये मुंशी वंशीधर के लिए कहा गया कथन है कि मुंशी वंशीधर बहुत ईमानदार थे, लेकिन फिर भी वो भ्रष्ट आलोपी दीन को गिरफ्तार करके भी उसको कानून के शिकंजे में कस नहीं पाए, और वो छूट गया अपने भ्रष्टाचार के बल पर, लेकिन और खुद की नौकरी भी खो बैठा, लेकिन फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि धैर्य ही उसका सच्चा मित्र था, और जो उसकी बुद्धि उसे रास्ता दिखाती थी वही उसे सही लगता था, और वास्तव में वो एक आत्मनिर्भर व्यक्ति था, अपने ऊपर निर्भर रहने वाला ही था, तो ये उसके लिए बिल्कुल सही है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, तो इसमें बताएंगे ये जिस समय मुंशी वंशीधर को रात के समय गाड़ियों की आवाज आई और उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसने जाके देखा तो वाकई वहां गड़बड़ थी, तो इस तरह उनका जो तर्क था उसने उनके भ्रम को पुष्ट कर दिया। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने, इन्हें वह जैसा चाहती है न चाहती है। ये कथन पंडित आलोपी दीन के संदर्भ में कहा गया है कि पंडित आलोपी दीन इतना पैसे वाला था कि वो अपने धन के बल पर कोई भी अनैतिक कार्य कर सकता था और छूट जाता था, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो संसार में भी है, स्वर्ग में भी उसी का राज है, धरती पर भी उसी का राज है, और न्याय और नीति तो सब वो खरीद सकती है, खिलौने हैं उसके लिए, यानी लक्ष्मी से कुछ भी कार्य किया जा सकता है। फिर दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। इस कथन का ये मतलब है कि रात का समय था, दुनिया सो रही थी, लेकिन कोई सो नहीं रहा था, सब आलोपी दीन के पकड़े जाने की चर्चा कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी बातचीत कर रहे थे। छठा देखो, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। ये यहाँ पर मुंशी वंशीधर के पिता का कथन है, जो अपने बेटे के इस करतूत पर उन्हें गुस्सा आता है और वो कहते हैं इसका पढ़ना लिखना सब बेकार गया। ऐसी बुद्धि पर उन्हें दुख होता है कि इसकी कैसी बुद्धि है, क्यों नहीं समझता दुनियादारी। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, कि जब आलोपी दीन ने मुंशीधर को बहुत सारे पैसों का ऑफर दिया, लेकिन उसने किसी भी स्थिति में वो झुकने को तैयार नहीं हुआ, उसको गिरफ्तार करके माना, तो उस समय ऐसा लगा मानो धर्म ने धन को अपने पैरों तले कुचल डाला, अर्थात धर्म की एक नहीं चली, धर्म की जीत हुई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। मतलब जब आलोपी दीन को गिरफ्तार करके अदालत ले जाया गया, तो वहां पर आलोपी दीन जो था वो अपने पैसे के बल पर छूटना चाहता था, और वंशीधर जो था धर्म का साथ देते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाया। उनके बीच लगा मानो धर्म और धन की बीच लड़ाई या युद्ध ठन गया। भाषा की बात भी आपको नहीं करनी, समझ लो एक बार, है ना। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियां और मुहावरों के जानदार उपयोग और हिंदी उर्दू के साझा रूप और बोलचाल की भाषा के लिहाज से कहानी अद्भुत है। कहानी में से ऐसे उदाहरण छांट कर लिखिए और ये भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का तथ्य अधिक असरदारक बना है। तो इसमें आपको क्या करना है, कहानी में से मुहावरे, जहां जहां लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया है वो उदाहरण देकर बताना है, और हिंदी और उर्दू के शब्द प्रयोग किए गए हैं अरबी भाषा के, है ना। उनके उदाहरण देने, है ना, तो करना नहीं है, छोड़ देना। कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, अपनी ओर से 2 विशेषण बताइए और विशेषण के आधार को तर्क। मासिक वेतन के लिए एक तो पूर्णमासी का चांद का है ना, जो घटते घटते, और निगाह चढ़ावे और
था ना, पीर की मजार निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तो ये भी सैलरी के संदर्भ में ही कहा है कि चढ़ावा और चादर मतलब कमाई। और बाबूजी आशीर्वाद सरकारी हुकुम दातागंज के कानपुर दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियां एक निश्चित संदर्भ में अर्थ देती हैं। संदर्भ बदलते ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हुए समझाइए। बाबूजी आशीर्वाद, ये किसका कथन है? अलोपी दीन का। जब वो आता है रथ पे उनके घर, और तो आते ही उनको आशीर्वाद देता है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग श्रेष्ठ वर्ग माना जाता था, और ये यजमान जिसके भी घर जाते थे या अपने से निम्न वर्ग लोगों को आशीर्वाद देते थे। सरकारी हुक्म मतलब सरकारी आदेश। दातागंज के मतलब जिस इलाके के थे वो। छोड़ दो ये वाला भी, ये भी नहीं करना। तो भाषा की बात नहीं करनी है, चर्चा करें। इस कहानी को पढ़कर बड़ी बड़ी डिग्री न्याय विद्वता के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? ये भी आप कर सकते हैं अपने आप ही, है ना। चर्चा करनी है तो जब कभी स्कूल में आएंगे तब करेंगे चर्चा, अभी नहीं करेंगे। वही बात है कि न्याय डिग्री जो है, बड़ी बड़ी विद्वान जो है, ये सब पैसों के बल पर कार्य करते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की जा सकती हैं। तो शब्दार्थ अपने आप पढ़ लेना। तो आपके क्वेश्चन आंसर हो गए आज। कहानी के 6 पाठ के 7 के अंतर्गत दिए गए 6 प्रश्न, और पाठ के आसपास के अंदर दिए गए पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, ये आपको करना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, अपनी बात स्पष्ट करनी है, टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम है किसी को? बाकी और कोई क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। कोई और प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो फिर हम अभी, आज तो हो गया और टाइम ओवर, नया लेसन अब अगली क्लास में ही शुरू करूंगी। ठीक है, देख लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। शब्दार्थ नहीं करने बेटा, शब्दार्थ मत करो, बुक में से याद कर लेना, शब्दार्थ लिखना नहीं है। एक बार पढ़ ले। बरकंदाजी, बरकंदाजी मतलब बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही। सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने का व्रत। सदाव्रत होता है जिसमें ऐसा व्रत लिया जाता है कि हमेशा वो अन्न बांटेंगे। मुख्तार, कलेक्ट्री में वकील से जो कम दर्जे का वकील होता है उसको मुख्तार कहते हैं। अलौकिक, जो दिखाई न दे। यहाँ पे अलौकिक मतलब जो इस लोक का न हो, एकदम अलौकिक, जो पहले कभी ना देखा हो। कातर, परेशान या दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर। अमले कहते ना सेवक, नौकर चाकर, उन्हीं को अमले भी कहा जाता है। अर्दली, ऑर्डरली मतलब किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला खास चपरासी, जो हमेशा उसके साथ रहता है, अर्दली। तजवीज, राय या निर्णय। अकारत, व्यर्थ। पछइये मतलब पश्चिमी। ठीक, बस आज का यही है, ओवर करती हूँ मैं। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? पूछना है तो पूछ लो, अभी 2-3 मिनट है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का होमवर्क है, डू क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 1 नमक का दारोगा। मैं देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे होमवर्क कई बार नहीं डाल पाती हूँ, तो आप लोगों को जो मैं यहाँ वर्बली बताती हूँ, आप लोग होमवर्क कर लिया करो। पाठ 1 के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रश्न के उत्तर में तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगली क्लास करेंगे अगले इसमें। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।